सुबह का समय, रसोई में सावित्री देवी अकेली नाश्ता बना रही हैं। इतने में रीमा जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आती है, हाथ में मोबाइल, कंधे पर बैग और चेहरे पर घबराहट। मम्मी जी, मेरा नाश्ता जल्दी दे दीजिए ना, आज फैशन शो में जाना है, अगर लेट हो गई ना तो मेरा पूरा स्लॉट निकल जाएगा। अरे बहू 2 मिनट रुक जा, पराठा बस सिक ही रहा है। तभी ऊपर से तन्वी भी सीढ़ियां उतरती है, हाथ में कैमरा, गले में माइक और मोबाइल पर लगातार बात करते हुए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन दिखाने वाली हूँ, बस 5 मिनट में लाइव आती हूँ। मम्मी जी, मेरा ओट्स वाला नाश्ता तैयार है ना? अरे बेटा, पहले रीमा का पराठा उतार लो, फिर तुम्हारा ओट्स बना दूंगी। क्या हुआ, आपको भी अजीब लग रहा है ना कि बहुएं सास से नाश्ता मांग रही है? लेकिन आज समय बदल चुका था। अब बहुएं सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं थी, किसी की अपनी पहचान थी तो किसी का अपना काम। लेकिन इस पहचान और काम के बीच घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी कि रसोई धीरे धीरे सिर्फ सावित्री देवी के कंधों पर आ गई थी। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठा था, तभी पिताजी, एक बात कहनी थी। हाँ बहू बोलो। मम्मी जी पूरा दिन रसोई में लगी रहती है, हम लोग भी अपने काम की वजह से मदद नहीं कर पाते। मुझे लगता है अब घर में एक ऐसी काम वाली रख लेनी चाहिए जो सफाई के साथ साथ पूरा खाना भी बना दिया करे। बिल्कुल, कभी ब्रांड शूट, कभी वीडियो एडिटिंग, कभी मीटिंग, कभी इवेंट। हम सच में इतना बड़ा परिवार नहीं संभाल पा रहे। अरे भाई, इसमें पूछने वाली क्या बात है, अगर घर की सुविधा बढ़ती है तो रख लो काम वाली। आखिर सावित्री की भी अब उम्र हो चली है, उसके भी अपने कुछ अरमान या प्लान होंगे, रख लो एक खाना बनाने वाली। सावित्री देवी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने बात वहीं छोड़ दी, क्योंकि बात तो ये भी सही थी कि अब सावित्री देवी भी रसोई को अकेले संभाल नहीं पा रही थी। ठीक है, लेकिन रसोई किसी भी घर की सबसे अहम जगह होती है, जिसे भी रखो सोच समझ कर रखना। माँ जी, अब चिंता मत करिए, हम बहुत अच्छा खाना बनवाने वाली रखेंगे, जिसे हर तरह का खाना बनाना आता हो। हाँ, वैसे हमें भी रोज रोज अलग अलग तरह का खाना ही पसंद आता है। हाँ, माँ के ऊपर भी सारा बोझ नहीं आएगा और तुम दोनों भी अच्छे से अपने काम पर ध्यान दे सकती हो। सावित्री देवी के इस एक वाक्य पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा मम्मी जी बस पुरानी सोच की है, लेकिन उन्हें शायद रसोई की अहमियत बाकी सबसे ज्यादा पता थी। 2 दिन बाद घर में नई काम वाली आ गई, अनुपमा। साधारण सा पहनावा, मीठी आवाज और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। नमस्ते माँ जी, आप मुझे बस बता दीजिए किसको क्या पसंद है, बाकी पूरी रसोई मेरी जिम्मेदारी। सच कहती हूँ, आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। सावित्री देवी ने उसे पूरे घर की रसोई दिखाई, मसाले कहाँ है, दालें कहाँ रखी है, राशन का स्टोर कहाँ है, सब समझा दिया। देखो अनुपमा, हमारे यहाँ लोग ज्यादा है, इसलिए खाना भी ज्यादा बनता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शुरुआत के कुछ दिन सचमुच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुबह का नाश्ता समय पर, दोपहर का खाना समय पर, रात का खाना बिल्कुल वैसा होता जैसे सबको पसंद था। रीमा और तन्वी अब बिल्कुल बेफिक्र थी। अब उन्हें ये गिल्ट भी नहीं था कि उनकी सास को सब कुछ करना पड़ रहा है। वाह, अब तो मैं आराम से शूट कर पाती हूँ और मुझे भी कंटेंट बनाने का पूरा समय मिल जाता है। अरे भाई, अनुपमा के आने से तो घर की रौनक ही बदल गई। उसके हाथों में सच में काफी स्वाद है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना अच्छा खाना बना लेती होगी। क्या सावित्री, तुम क्या कहती हो? हाँ, लड़की तो अच्छी है, खाना भी अच्छा बना लेती है। अनुपमा ने सच में सबको खुश कर दिया था अपने काम से। 1 महीना होने को था और आज सुबह ही राशन वाला ट्रॉली भरकर सामान छोड़कर गया। आटा, चावल, दालें, तेल, मसाले, पूरा स्टोर फिर से भर गया। अनुपमा अकेली ही सारा सामान जमाने लगी। तभी उसने इधर उधर देखा, घर में कोई नहीं था। उसने धीरे से 2 बड़े डिब्बे अलग निकालकर स्टोर के एक कोने में रख दिए। फिर एक कॉपी निकाली और उसमें कुछ लिख दिया। इतने में, अरे अनुपमा, सब ठीक है ना? हाँ भाभी जी, बस राशन का हिसाब लिख रही थी ताकि बाद में भूल ना जाओ। अच्छा, बहुत बढ़िया, तुम तो बड़ी जिम्मेदार निकली। मैं जहाँ काम करती हूँ ना, वहाँ का हर काम देखना मेरा फर्ज है। वही कर रही थी भाभी मैं तो। चलो अच्छा, अब हमें भी किसी बात की फिक्र नहीं है। कई बार सबसे बड़ा भरोसा सबसे बड़ी लापरवाही बन जाता है, और इस घर में भी अब धीरे धीरे वही होने लगा था। दिन बीतते गए, अब घर में किसी को रसोई में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। रीमा सुबह निकल जाती, तन्वी अपने कैमरे में व्यस्त रहती, दोनों बेटे ऑफिस, गोपाल जी अखबार में, सावित्री देवी पूजा पाठ और बाकी घर के कामों में। रसोई पूरी तरह अनुपमा के भरोसे थी। अब दरवाजे पर घंटी बजी। पड़ोस में रहने वाली शर्मा आंटी आई।
अरे सावित्री, जरा अनुपमा को बुला देना। क्या, कोई काम था? हाँ, वो थोड़ा सा काम था। इससे पहले कि शर्मा आंटी कुछ कहती, इतने में अनुपमा रसोई से बाहर आई। शर्मा आंटी ने धीरे से उसके हाथ में 200 रुपए रख दिए और फुसफुसाकर बोली, आज वाली 4 प्लेट शाम तक मेरे घर भिजवा देना। अनुपमा ने तुरंत पैसे अपनी चुन्नी में रख लिए और मुस्कुराकर बोली, हो जाएगा। उसी समय सीढ़ियों से नीचे उतर रही रीमा ने ये पूरा दृश्य देख लिया, लेकिन उसे लगा शायद शर्मा आंटी ने किसी निजी काम के पैसे दिए होंगे। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम को निकल गई। शर्मा इनको कोई काम था क्या अनुपमा तुमसे? अरे माँ जी, वो मेरे बच्चों के लिए कुछ पैसे देने आई थी, बेचारी कह रही थी उनके लिए थोड़े खिलौने और चीजें ले लेना, बस वही था। अच्छा ठीक है, तुम रात की रसोई देख लेना, फिर मैं अब सत्संग में जा रही हूँ। अरे माँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाइए, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगी। अब तो मुझे पता है इस घर में किसे क्या पसंद है। हाँ भाई, तुम हो तो अब मुझे भी कोई फिक्र नहीं है। जिस रसोई में घर वाले झांकना छोड़ दे, वहां चूल्हा सिर्फ खाना नहीं, कहानियां भी पकाने लगता है। और अनुपमा की रसोई में अब सिर्फ घर का खाना नहीं पक रहा था, कुछ और भी पकना शुरू हो चुका था। अगली सुबह के 7 बजे अनुपमा हमेशा की तरह सबसे पहले रसोई में पहुंच चुकी थी। एक तरफ घर वालों के लिए नाश्ता बन रहा था, तो दूसरी तरफ वो चुपचाप एक और बड़े भगोने में आलू उबाल रही थी। अगर कोई उस समय रसोई में जाता तो उसे लगता इतना बड़ा परिवार है, इसलिए ज्यादा खाना बन रहा होगा। लेकिन सच तो ये था कि उस बड़े भगोने का इस परिवार से कोई लेना देना ही नहीं था। वाह अनुपमा, आज तो सुबह सुबह इतने सारे आलू उबाल दिए। भाभी जी, आज रविवार है ना, सब लोग घर पर रहेंगे, इसलिए सोचा थोड़ा ज्यादा बना लूं। हाँ सही बात है, इतना बड़ा परिवार है, कम पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, खाना वैसे भी कम नहीं पड़ना चाहिए, बड़ा जॉइंट फैमिली हो तो। कितना सोचती हो तुम सबके बारे में अनुपमा, इसीलिए तो हमने अब सब कुछ तुम्हारे हवाले कर दिया है। रीमा वापस चली गई। अनुपमा मुस्कुराई। उसने उबले हुए आलूओं का आधा हिस्सा एक अलग स्टील के डिब्बे में भर दिया। अनुपमा ने एक नियम बना लिया था, घर का सामान, घर की गैस, घर की रसोई और घर का समय, लेकिन कमाई सिर्फ अपनी। दोपहर के 12 बजे घर वाले खाना खाकर अपने अपने काम में लग गए। रीना अपने कमरे में ब्रांड के लिए वीडियो शूट कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी घर और करियर को साथ साथ कैसे मैनेज करें। अगर आपको भी टाइम मैनेजमेंट सीखना है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। और विडंबना देखिए, दोनों बहुएं पूरी दुनिया को मैनेजमेंट सिखा रही थी, लेकिन अपनी ही घर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कब हाथ से निकल गई उन्हें पता ही नहीं चला। इधर जैसे ही घर वाले अपने कमरों में गए, रसोई का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। एक युवक स्टील के 4 टिफिन लेकर अंदर आया। अनुपमा दीदी, आज 8 प्लेट राजमा चावल। 5 मिनट बैठो, मैं अभी पैक करके देती हूँ। वो फटाफट बड़े भगोने से राजमा निकालने लगी। चावल पहले से तैयार थे। कुछ ही मिनटों में 8 डिब्बे भर गए। पूरे पैसे भेज दिए, आपका मोबाइल देख लीजिए। अरे ठीक है, आ गए पैसे तो अच्छा है। कल कढ़ी चावल चाहिए थे ना? हाँ, 12 प्लेट हो जाएगा। बस तुम 12 टिफिन लेकर आ जाना। और देखो, अब मैं कैश नहीं लेती हूँ, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट ही होगी। हाँ हो जाएगा, आप बस कढ़ी चावल तैयार रखना, ठीक है? कल इसी समय पर और इसी दरवाजे से आना। युवक टिफिन लेकर चला गया। इतने में सावित्री देवी पानी लेने रसोई में आई। अनुपमा ने झट से खाली भगोना सिंक पर रख दिया। अरे, आज भगोना इतना बड़ा क्यों निकाला? वो माँ जी, कल वाला भगोना अभी तक ठीक से साफ नहीं हुआ था, इसलिए ये वाला निकाल दिया। और इसमें दाल अच्छे से पक जाती है वैसे। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे। आज तो बच गई मैं। झूठ बोलना अनुपमा को बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन बार बार बोलते बोलते अब झूठ भी उसे सच जैसा ही लगने लगा था। वो क्या पका रही थी रसोई में, सिर्फ उसे ही तो पता था। भाभी जी, इस बार भी पिछले महीने जितना ही सामान? अरे नहीं, 2 बोरी आटा और बढ़ा दो। पिछले 3 महीने से आप लोगों का राशन लगातार बढ़ रहा है, कोई मेहमान आए क्या? अरे नहीं, बारिश का मौसम है ना, सब कुछ ज्यादा ही खाते हैं। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहे, फिर मैं इस बार ज्यादा बढ़ा देता हूँ आटा और चावल भी। लेकिन बात तो सही कह रही है, अब हर महीने कुछ ज्यादा ही राशन नहीं आने लगा घर में। अरे अब अनुपमा ने जो लिखा है वही लिस्ट तो दे रही हूँ मैं से। वो खाना बनाती है, उसे ज्यादा पता है। हाँ ये भी ठीक है, खाना तो हम ही खाते हैं, होता होगा इतना उपयोग। बात तो राशन वाले को भी कुछ समझ में नहीं आई थी, लेकिन वो बस अपना काम करके चला गया। उधर मोहल्ले में 2 महिलाएं बातें कर रही थी। अरे आज खाना बनाया? अरे नहीं बनाया, क्यों बनाऊं, अनुपमा है ना। सही कह रही हो, इतनी बढ़िया दाल बनाती है कि घर वाले तो उंगलियां चाटते रह जाए।
और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली की रसोई का खाना बनाती है वो, और आधे से ज्यादा मोहल्ले का खाना भी बना देती है। इनके साथ हमारा भी तो फायदा हो गया। दोनों हंसने लगी। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में एक ही बात फैल गई, अगर घर में खाना बनाने का मन ना हो तो अनुपमा को फोन कर दो। अब किसी को 4 प्लेट चाहिए, किसी को 6, किसी को 10। अनुपमा ने रसोई के एक कोने में एक छोटी सी डायरी भी रख ली थी। उसमें लिखा था, शर्मा जी 6 प्लेट, वर्मा जी 10 प्लेट, गुप्ता जी 8 प्लेट, और सबसे नीचे लाल पेन से पैसे लेने बाकी। ये अब काम वाली की डायरी नहीं रही थी, ये तो एक पूरे बिजनेस का हिसाब बन चुकी थी, जो वो इस जॉइंट फैमिली की रसोई से चला रही थी। हाँ बोलिए, सामने से आवाज आई। 15 अगस्त आने वाली है, इस बार मोहल्ले का कार्यक्रम बड़ा होगा, कम से कम 300 प्लेट का खाना बन जाएगा ना? 300 क्यों, अगर समय मिल गया तो 500 प्लेट भी बना दूंगी बस। रीमा पानी लेने रसोई की तरफ आ रही थी, उसे बस आखिरी लाइन सुनाई दी, 500 प्लेट भी बना दूंगी। रीमा ठिठक गई। 500 प्लेट किससे बात कर रही थी ये? अरे भाभी जी, आप कब आई? अभी। किससे बात कर रही थी? अरे मेरी बहन की बेटी की शादी है, वहीं के खाने की बात चल रही थी। अच्छा अच्छा, सही है, तुम तो इतने लोगों का खाना भी बना लेती हो, ऑर्डर लेना क्यों नहीं शुरू कर देती? अनुपमा हंसने लगी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। झूठ जब बार बार बचाने लगे तो इंसान उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत समझने लगता है। लेकिन इस बार अनुपमा को क्या पता था कि 15 अगस्त सिर्फ तिरंगा ही नहीं लाने वाला था, उसकी पूरी सच्चाई भी पूरे मोहल्ले के सामने लहराने वाली थी। 15 अगस्त की सुबह पूरा मोहल्ला तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था। कहीं देशभक्ति के गाने बज रहे थे तो कहीं लोग पार्क में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी कर रहे थे। उधर गोपाल जी सफेद कुर्ता पहनकर तैयार हो रहे थे। सावित्री, जल्दी तैयार हो जाओ, आज पूरे मोहल्ले का कार्यक्रम है। हाँ जी, बस आती हूँ। आज तो बहुत सारे ब्लॉग भी शूट करने, कितने सारे लोग देखेंगे, और मुझे फैमिली वाली रील भी बनानी है। इतने में घर की घंटी बजी। इस वक्त कौन आ गया? लगता है हमें ही बुलाने आए होंगे। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ। अरे जल्दी खोलिए आप। गोपाल जी ने दरवाजा खोला। बाहर 4-5 लोग बड़े बड़े स्टील के भगोने लेकर खड़े थे। अरे आइए आइए, कार्यक्रम में साथ चलना है क्या? अरे नहीं भाई साहब, हम तो अनुपमा बहन से मिलने आए। अनुपमा से क्यों? अरे आज हमारा खाना लेना है ना। इससे पहले कि गोपाल जी कुछ समझते, इतने में पीछे से 10-15 लोग और आ गए। किसी के हाथ में टिफिन, किसी के हाथ में डिब्बा, किसी के हाथ में बड़ी देगची। अनुपमा कहाँ है? हमारी 20 प्लेट पुलाव तैयार हो गई होगी। मुझे 25 प्लेट छोले लेने हैं। हमारे 50 लोगों का खाना पैक कर दीजिए। कुछ ही मिनटों में पूरा घर मोहल्ले वालों से भर गया। रीमा, तन्वी, गोपाल जी, सावित्री सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कौन सा खाना, कौन सी प्लेट, आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब, इतने सालों से आपकी रसोई से तो खाना ले रहे हैं। पूरे मोहल्ले को बताया कि आपके घर में काम कर रही है अनुपमा, खाने की ऑर्डर लेती है, हम बस वही लेने आए हैं। क्या ऑर्डर लेती है अनुपमा? ये सुनते ही घर में एकदम सन्नाटा छा गया। उसी समय रसोई से अनुपमा बाहर निकली। सामने पूरा परिवार खड़ा था और दरवाजे पर पूरा मोहल्ला। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे इस बुड्ढे को कहा था पीछे के दरवाजे से आना, ये तो यहीं से आ गया। मर गई मैं तो। अनुपमा, ये लोग क्या कह रहे हैं? कौन सा खाना बेचती हो तुम? जवाब दो, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। जी मैं यहीं का खाना मोहल्ले में बेचती थी, जो भी घर में बनता था वही मैं प्लेट में भी बेचती थी। क्या मतलब? हमारे घर की रसोई बनाकर हमारा ही राशन उपयोग करके तुम पैसे कमा रही थी? अरे बहू, हमें तो लगा था आप लोगों ने ही होम फूड का बिजनेस शुरू किया है, इसीलिए तो हम अनुपमा से ऑर्डर करते थे। लेकिन देखो, घर वालों को तो कुछ पता ही नहीं। अरे घर में रहते हैं ना आप लोग के जंगल में, कि इतनी बड़ी बाढ़ का आपको पता ही नहीं है, बताओ। गोपाल जी तेजी से स्टोर रूम की तरफ बढ़े। उन्होंने दरवाजा खोला, अंदर जाकर देखा तो एक कोने में अलग अलग बड़े डिब्बों पर पर्चियां लगी थी। ऑर्डर वाला चावल, ऑर्डर वाली दाल, ऑर्डर वाला तेल। एक शेल्फ पर डिस्पोजेबल प्लेटें रखी थी। दूसरे कोने में बड़े बड़े एल्यूमिनियम के डिब्बे और सबसे ऊपर वो छोटी डायरी, जिसमें शायद कितने महीनों का हिसाब लिखा था और वो पैसे जो अनुपमा ने इस रसोई से कमाए थे। हे भगवान, इतना सारा खाना हमारी रसोई में बनता रहा और हमें पता तक नहीं चला, क्योंकि आप में से कभी कोई रसोई में आया ही नहीं। सुबह का नाश्ता बनाकर आप सब अपने अपने काम में चले जाते थे। माँ जी पूजा में, बाबूजी अखबार में,
दोनों भाभियां अपने अपने शूट में और साहब लोग ऑफिस। दोपहर से शाम तक पूरी रसोई सिर्फ मेरी होती थी। तो तुमने हमारे भरोसे का फायदा उठाया। जी गलती मेरी है, लेकिन एक बात कहूं, इस घर में कभी किसी ने ये तक नहीं पूछा कि आज कितना आटा लगा, कितनी दाल बनी, कितनी सब्जी कटी, राशन कैसे खत्म हो गया। बस हर महीने नया सामान आ जाता था तो फिर लोग तो फायदा उठाएंगे ही। रीमा और तन्वी शर्म से सिर झुका चुकी थी। तभी सावित्री देवी आगे बढ़ी। सबको लगा अब वो अनुपमा को खूब डांटेगी, लेकिन उन्होंने जो कहा उसे सुनकर पूरा घर चुप हो गया। अनुपमा, तुमने जो किया वो बिल्कुल गलत था, उसकी कोई माफी नहीं, लेकिन इस गलती में हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। सावित्री, ये क्या कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, ये घर का सबसे बड़ा खजाना होती है। अगर घर का खजाना पूरी तरह किसी एक इंसान के भरोसे छोड़ दिया जाए तो एक दिन वो खजाना घर का नहीं रहता। बहुओं, मैंने कभी नहीं कहा कि अपना काम छोड़ दो, ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पहचान छोड़ो, लेकिन अपनी पहचान बनाते बनाते घर की पहचान से रिश्ता तो मत तोड़ो। और आप हर महीने राशन मंगवा देते थे, लेकिन एक बार भी ये नहीं पूछा पिछला राशन कितने दिन चला। संयुक्त परिवार सिर्फ एक साथ रहने से नहीं चलता। संयुक्त परिवार तब चलता है जब जिम्मेदारियां भी संयुक्त हो। मम्मी जी, आज समझ में आया, हमने काम वाली रखी थी रसोई छोड़ने के लिए नहीं, रसोई में मदद करने के लिए। लेकिन हमने तो पूरी रसोई ही उसे सौंप दी और पलटकर उसे पूछा तक नहीं कि हमारी रसोई का क्या हाल है। आज जो कुछ भी हुआ है उसमें हम बराबर के हिस्सेदार हैं। आज के बाद तुम इस घर में काम नहीं करोगी। हमें भी लगा था घर वालों की मर्जी से सब हो रहा है, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको इत्तला नहीं किया इस बारे में, हम भी ना जरा लालची हो गए थे। कोई बात नहीं, हम सब ने इस बात से सबक तो सीख ही लिया है कि किसी पर इतना भी भरोसा मत करो कि वो आपका ही फायदा उठाने लगे। घर की रसोई सिर्फ चूल्हे और बर्तनों का नाम नहीं होती, वो भरोसे, जिम्मेदारी और अपनापन तीनों का संगम होती है। काम बांटना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी किसी और के हवाले कर देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि जिस दिन परिवार अपनी ही रसोई से दूर हो जाता है उस दिन कोई और उसे अपना कारोबार बना लेता है, जैसा अग्रवाल परिवार के साथ हुआ था। शाम का समय, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही होती है। मम्मी जी, आज तो बारिश ने पूरा मौसम ही बदल दिया, कितना मजा आ रहा है। बिल्कुल दीदी, और आज तो आपने गोभी के पराठे बनवाकर मौसम में 4 चांद लगा दिए। अरे भाई, बारिश हो और गर्मा गर्म गोभी के पराठे ना बने, ऐसा भी कभी होता है क्या? मम्मी, आज तो मैंने भी 4 पराठे खा लिए। और मैंने 5। अब तो रात का खाना भी नहीं चाहिए। हाँ भैया, लगता है आज घर में किसी के पेट में जगह नहीं बची। सभी लोग हंसने लगते हैं। उधर रीना और काजल भी रसोई समेटने लगती है। सारा काम खत्म हो चुका था, बस थोड़े बर्तन रह गए थे और कुछ आसपास का काम ही था। चलो काजल, अब बस बर्तन धो देते हैं, आज का सारा काम खत्म। हाँ दीदी, आज तो जल्दी आराम मिलेगा। सोच रही हूँ आज जल्दी कमरे में जाकर कोई फिल्म देख लूंगी मोबाइल में। सब कुछ काम खत्म होने ही वाला था कि तभी टिंग टोंग घर की घंटी बजती है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं, जैसे सोच रहे हो कि इस वक्त घर पर कौन आ सकता है। इस मूसलाधार बारिश में कौन आ गया भाई? वो दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खुलते ही 2 आदमी पूरी तरह भीगे हुए खड़े होते हैं, जो राम प्रकाश जी की उम्र के ही थे। अरे भोला राम, रामू, अरे अंदर आओ, पूरी तरह भीग गए हो भाई। क्या करे भाई, बारिश ने रास्ते में ही पकड़ लिया। और ये मेरा दोस्त नंद किशोर है, इसे भी साथ लिया है। नमस्ते नमस्ते। अरे नमस्ते वमस्ते छोड़ो, पहले अंदर आ जाओ। नमस्ते भैया जी। खुश रहो भाभी। अरे कमला, पहचानो इन्हें? अरे ये तो भोले राम भैया है। पूरे 15 साल बाद मिल रहा है। सोचा मिलने चले आते हैं, लेकिन ये बारिश बीच में आ गई। अब इतनी बारिश में कहीं नहीं जाओगे, आज की रात यहीं रुकना है। अरे नहीं, आप लोगों को तकलीफ होगी। कैसी तकलीफ? अपना ही घर समझो, बेटे हैं, बहू है, इतना बड़ा घर है, कोई तकलीफ नहीं होगी। आज रात यहीं रुक जाओ, वैसे भी बारिश में कहाँ ही जाओगे। हाँ अंकल जी, इतनी बारिश है, आप लोग रुक जाइए, सुबह चले जाइएगा। जब इतनी जिद कर रहे तो रुक ही जाते हैं। हाँ, वैसे भी बहुत समय हो गया है रामू के साथ वक्त बिताए। चलो, 2 ही तो मेहमान है। हाँ, चाय बना देते हैं।
दोनों बहुएं रसोई में चली जाती है। सारा काम तो खत्म हो चुका था, बस अभी 2 ही मेहमान थे, उनके लिए दोनों चाय बना रही थी कि तभी राम प्रकाश जी की आवाज आती है। अरे रीना बेटा। जी पिताजी। जरा इधर आना। बेटा भोला राम को बारिश में गर्मा गर्म गोभी के पराठे बहुत पसंद है। अरे नहीं, अगर तकलीफ हो तो रहने दो। हाँ भाभी जी, सिर्फ 2 पराठे बना दीजिए, बस स्वाद आ जाएगा। अरे तकलीफ कैसी अंकल जी, हम अभी बना देते हैं। कितने अच्छे मेहमान हैं। हाँ, सिर्फ 2 पराठे ही तो मांग रहे। रीना, गोभी बची है ना? जी मम्मी जी, 4-5 पराठे आराम से बन जाएंगे। अरे 4 नहीं 8 बना लो। हाँ मम्मी जी, वैसे भी 2 ही तो खाएंगे। रीना और काजल ने थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म गोभी के पराठे, मक्खन और अचार टेबल पर सजा दिया। अब ये देखकर तो शायद किसी को भी भूख लग जाती। भोला राम और नंद किशोर भी पराठों की खुशबू से टेबल पर खींचे चले आते हैं। लो भाई शुरू हो जाओ। हाँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। भोला राम जी ने पहला पराठा खत्म किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। शायद बारिश का मौसम है, भूख थोड़ी ज्यादा लग जाती है, कोई बात नहीं। हाँ, बारिश में भीगे भी हुए है ना। लेकिन फिर चौथा, पांचवा, छठा। अब रीना की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। दीदी 6 हो गए। अरे कोई बात नहीं, शायद आज ज्यादा भूख लगी होगी। लेकिन जब 7वां, 8वां, 9वां पराठा खत्म हुआ तो घबराहट बेचैनी में बदल गई थी। दोनों का चेहरा जैसे पीला पड़ रहा था। दीदी ये रुक क्यों नहीं रहे? अब मुझे क्या पता। और उधर नंद किशोर जी भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी एक एक करके 7, 8, 9 पराठे खत्म कर दिए। रीना और काजल अब रसोई और डाइनिंग टेबल के बीच ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी शादी में खाना परोस रही हो। अरे गोभी तो खत्म हो गई। मम्मी जी, आटा भी बस अब थोड़ा ही बचा है। भाभी जी, अगर एक एक पराठा और मिल जाए ना तो मजा ही आ जाए। रीना और काजल ने एक साथ उनकी तरफ देखा, फिर खाली परात की तरफ, और फिर एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। रीना और काजल को लगा था मेहमान सिर्फ 2 पराठे खाएंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों मेहमान मिलकर 20 पराठों का हिसाब बराबर करने पर तुले थे। अभी तो रात शुरू हुई थी, लेकिन इन दोनों बहुओं को कहाँ पता था कि असली मुसीबत तो अगली सुबह उनका इंतजार कर रही है। भाभी जी, आज तो मजा ही आ गया। इतना बढ़िया गोभी के पराठे हमने सालों बाद खाए। अच्छा लगा आपको? बस यही बात है। देखा कमला, मैं कहता था ना, तुम्हारे हाथ का स्वाद कोई भूल ही नहीं सकता। दीदी स्वाद तो याद रहेगा ही, क्योंकि पूरा राशन जो खत्म कर दिया इन दोनों ने। चुप, पिताजी सुन लेंगे। रात तो जैसे तैसे निकल गई और सब लोग सोने भी चले गए। अगली सुबह बाहर अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। काजल जल्दी उठो। क्यों, क्या हुआ? कहीं मेहमान उठे उससे पहले ही नाश्ता बना लेते हैं, फिर आराम से विदा कर देंगे। हाँ बिल्कुल, जितनी जल्दी नाश्ता उतनी जल्दी टाटा बाय बाय। दोनों हंसने लगी। अरे रामू, क्या नींद आई है। और बारिश देखो, आज तो कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। अरे जब तक बारिश रुकती नहीं तुम लोग यहीं आराम करो। दोनों बहुओं ने एक साथ अपना माथा पकड़ लिया। रीना बेटा, जल्दी से नाश्ता बना दो। जी मम्मी जी। क्या बनाऊं? जो जल्दी बन जाए बेटा। चलो आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बना देते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग खाने की टेबल पर बैठ गए। टेबल पर आलू की सब्जी, पापड़, अचार सब कुछ रखा था, और रोटियों का डब्बा भी कमला ने यही रख दिया था। भाभी जी, पहले 4 रोटियां रख दीजिए। जी। 2 मिनट बाद। 4 और दे दीजिएगा। जी। मेरे लिए भी 4 और। दीदी ये तो वार्म अप कर रहे हैं। कुछ देर बाद। बस आखिरी 2 रोटियां और। मेरे लिए भी 2 और बना दो, बस सुबह सुबह ना ज्यादा खाया नहीं जाता। है? खाया नहीं जाता? 1, 2, 3, 9, 10। दीदी रात को 10 पराठे, सुबह 10 रोटियां। ये लोग इंसान है या आटा पीसने वाली मशीन? मुझे तो इनकी बहुओं पर तरस आ रहा है। कैसे बनाती हूँ कि एक साथ इनके लिए सब कुछ। भाभी जी, अब जरा चाय हो जाए। और अगर साथ में 4-5 पकौड़े मिल जाए तो बारिश का मजा दुगना हो जाएगा। दीदी ये जाने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? मुझे तो लग रहा है इनका राशन कार्ड भी यही बन जाएगा। नहीं, अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो रसोई से बाहर ही नहीं आ पाएंगे, और ये बारिश का मौसम भी चला जाएगा। अरे लेकिन क्या करेंगे? आज दोपहर को फिर पराठे बनाएंगे। अरे इनको भगाना है,
तुम इन्हें पराठा खिलाकर रोकना चाहती हो क्या? ये क्या बात हुई? इस बार ऐसे मिर्च डालेंगे कि पहला कौर खाती कहेंगे, भाभी जी अब हम चलते हैं। यही नारा लगाएंगे दोनों, देखिएगा। वाह, पहली बार तुम्हारा दिमाग सही जगह चला है। रीना और काजल को पूरा भरोसा था इस बार उनकी योजना 100% सफल होगी। इतनी तीखी मिर्च वाले गोभी के पराठे खाने के बाद कोई भी मेहमान दोबारा पराठों का नाम तक नहीं लेगा। लेकिन उन्हें कहाँ पता था, जिन दो लोगों को भगाने की तैयारी हो रही थी उन्हें तो तीखा खाना दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद था। और जब दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा तो जो हुआ उसे देखकर रीना और काजल का मुंह खुला का खुला रह गया। काजल, आज तो ये दोनों पहला कौर खाते ही पानी पानी हो जाएंगे, देखना। और दूसरा कौर खाने से पहले कहेंगे, भाभी जी अब हम चलते हैं। वाह, फिर से गोभी के पराठे। लगता है भाभी जी ने दिल जीत लिया हमारा। दोनों ने पहला निवाला मुंह में रखा। रीना और काजल उनकी तरफ देखने लगी। 1, 2, 3 सेकंड दोनों बहुएं इंतजार करती रही। अब खांसी आएगी, अब पानी मांगेंगे, अब उठेंगे। लेकिन अचानक, अरे वाह रामू, भाभी जी ने तो आज कमाल कर दियो। क्यों भाई, ये जो तीखापन है ना, बस यही तो असली स्वाद है। भाभी जी, इतने सालों में पहली बार किसी ने हमारी पसंद के पराठे बनाए। रीना और काजल का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इन दोनों को तीखा इतना पसंद होगा कि ये लोग 10 की जगह और ज्यादा पराठे मांगने लगेंगे। भाभी जी, 2 पराठे और बस। और मेरे लिए भी। दीदी, हमारी योजना तो उल्टी पड़ गई। उल्टी क्या, इन्होंने तो और तेजी पकड़ ली। दोनों फिर खाने लगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वां भी। दीदी, ये लोग मिर्च नहीं खा रहे, ये तो हमारी मेहनत खा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि इनके पेट में इंसान वाला पेट नहीं है, पूरा गोदाम बना हुआ है। अरे वाह, फिर से बारिश शुरू हो गई। रामू, एक बात कहे। हाँ बोलो। अब तो तय रहा, जब जब बारिश होगी हम दोनों यहीं आ जाया करेंगे। और नहीं तो क्या, गोभी के पराठे, मक्खन, अचार और तुम्हारा साथ। इससे अच्छा मौसम कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनते ही रीना के हाथ से बेलन गिर गया। काजल के हाथ से आटे का डिब्बा छूट गया। दोनों बहुएं एक दूसरे को देखने लगी। दीदी, अगर ये हर बारिश में आ गए तो हमें राशन की दुकान भी घर में खोलनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है अब बारिश से डर लगने लगा है। राम प्रसाद जी खुशी से बोले, अरे वाह, इससे अच्छी बात क्या होगी कि मेरे दोनों यार हर बारिश में मेरे साथ होंगे। और जब जब बारिश हो यहीं आना, साथ में गप्पे और चाय का मजा लेंगे। रीना और काजल ने एक साथ अपना सिर पकड़ लिया। तभी अब तक चुप बैठी कमला जी मुस्कुराई। उन्हें अब पता था कि मेहमान को कैसे हैंडल करना है। उन्होंने बड़े ही हंसते हुए दोनों से कहा, क्यों नहीं भैया, जरूर आइए, आप ही का घर है। हैं? मम्मी जी ये क्या बोल रही हैं? लगता है अब हर बारिश रसोई में ही कटेगी। बस एक छोटी सी शर्त रहेगी। अरे भाभी जी, 1 क्या 10 शर्तें मंजूर है। नहीं, बस छोटी सी बात है। अगली बार जब भी बारिश में आना तो अपने साथ 10 किलो आटा, 5 किलो देसी घी, 4 किलो गोभी, 2 किलो मक्खन, 3 किलो दही, 2 बड़े अचार के डिब्बे और हो सके तो एक गैस का सिलेंडर ले आइएगा बस। जी क्या कहा? अरे भैया, बारिश में बाजार बंद हो जाते ना, सामान जल्दी मिलता नहीं। आप लोग आते हो तो हमें बहुत खुशी होती है, इसीलिए सोचा सामान भी साथ ले आया करो ताकि आपको बार बार पराठे खिलाने में कोई दिक्कत ना हो। भोलाराम जी ने नंद किशोर की तरफ देखा, नंद किशोर ने भोलाराम की तरफ। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया था। भोलाराम, 10 किलो आटा, 5 किलो घी, ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। चुप, चलो बारिश भी कम हो गई है। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अभी तो चाय पीकर जाना है। नहीं, याद आया, घर पर बहुत जरूरी काम है। जी बहुत जरूरी है, अभी चलते हैं। दोनों ने 5 मिनट में अपना बैग उठाया, छाता पकड़ा और ऐसी रफ्तार से दरवाजे की तरफ भागे जैसे कोई उनसे राशन का बिल वसूलने आ गया हो। दोनों के जाते ही रीना और काजल अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मम्मी जी, क्या जवाब दिया आपने? मैंने तो सोचा था अब हर बारिश में ये दोनों यहीं डेरा डालेंगे। अरे बेटा, जो लोग मुफ्त के पराठों पर नजर रखते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनका पैसा होता है। बस मैंने उसी पर हाथ रख दिया। कमला, आज तो तुमने मेरे दोनों दोस्तों की बारिश हमेशा के लिए छुड़वा दी।
पूरा घर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो आते तो 2 दिन के लिए हैं, लेकिन खाते ऐसे हैं जैसे साल भर का हिसाब बराबर करके जाएंगे। और कुछ सासें ऐसी होती हैं जो बिना किसी झगड़े के सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखकर ऐसे मेहमानों की अगली बारिश ही रद्द कर देती है। आपके घर आते हैं क्या ऐसे मेहमान? हमें बताइएगा।